हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, पिछली क्लास में हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था और गुलाम वंश को कंप्लीट कर लिया था। और आज की जो क्लास रहेगी आपकी, वो रहेगी खिलजी वंश। ठीक है, क्योंकि हम सल्तनत काल पढ़ रहे हैं और सल्तनत काल के अंदर हमने गुलाम वंश को कंप्लीट किया है और आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो सल्तनत काल है, मैंने आपको बताया था सल्तनत काल में जी के टशल याद रखना है। जी से बनता है गुलाम वंश, के से बनता है खिलजी वंश, टी से बनता है तुगलक और एस से सैयद और एल से लोदी। तो हम आज खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे और इस खिलजी वंश के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और ये अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का संस्थापक नहीं था, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। यानी कि सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ने को मिलेगी। हालांकि खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अगर हम देखते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद में आता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एक चीज क्लियर करके चलेंगे। एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे तो उसने शराब पर प्रतिबंध लगाया, उसने जुआ पर प्रतिबंध लगाया, उसने बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली को चलाया। तो ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, खिलजी वंश की शुरुआत होती है 1290 में और 1290 में इस वंश का संस्थापक कौन? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी इसकी स्थापना करेगा और उसके बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी आएगा। वो अपन सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। लेकिन पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था। तो इसका जो भी हमने अलाउद्दीन मशहूद जो था वहां से स्टार्ट किया था कल की क्लास को। ठीक है, तो उसका जल्दी से एक रिकॉल करा देता हूं मैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और फिर हम खिलजी वंश की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसे कि हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि भाई जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था, गुलाम वंश का आखिरी शासक था, वो था क्यूमर्स। कौन था? वो क्यूमर्स था, क्यूमर्स। और इसके पहले कौन था? केकुबा। ठीक है, तो क्यूमर्स की हत्या करके ही जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने ये बलवन के बारे में पढ़ा था। और बलवन तो बलवान था, आपको पता ही है। बलवन ने लाल महल बनवाया था। इसके अलावा उसने बलवन सिक्के भी चलाए थे बलवन ने। और ये बलवन की जो कब्र है, प्रथम इस्लामिक शैली में बना हुआ एक मकबरा है। इसके अलावा बलबन के दरबार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान व्यक्ति आया था, अमीर खुसरो, जिसे तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। और क्या पढ़ा था? बलबन ने एक उपाधि भी धारण करी थी, उलू खां या उल्गू खां की उपाधि, जो बलबन का जो दामाद था नसरुद्दीन महमूद, उसने उसको दी थी। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद को ही बलबन ने पहले राजा बनाया था, उसके बाद में बलबन राजा बना था। ठीक है, इसके अलावा बलबन का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है, जो इस्लामिक शैली में है। क्यों है? क्योंकि इस मकबरे में मेहराब का प्रयोग किया गया है। और मेहराब मैंने कल आपको बता दिया था कि मेहराब क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा सिजदा पाबूस प्रथा चलाई थी बलबन ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिजदा क्या होता है? सिजदा होता है सुल्तान के सामने हाथ बांधकर झुकना। पाबूस क्या होता है? सुल्तान के पैरों को चूमना। तो इस प्रकार की प्रथा भी चला रखी थी। कठोर दंड व्यवस्था इसने शुरू की थी। और कठोर दंड व्यवस्था की अगर अपन बात करते हैं तो इसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। वो बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पिछले पेपरों में पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान रखना है। सैन्य प्रणाली को मजबूत किया इसने। सैन्य प्रणाली से संबंधित एक विभाग बनवाया इसमें सैन्य विभाग में आरिच। ठीक है, दीवाने आरिच के नाम से, दीवाने आरिच के नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी इसने। ठीक है, इसके अलावा और क्या पढ़ा था? इसका जो कार्यकाल था, मैंने 66 से 87 आपको बता दिया था कि बलवान था तो इसने चाचा को उठाकर फेंक दिया था। और ये जो बलवन है ये तुर्क चैलगामी का ही सदस्य था और इसने तुर्क चैलगामी के 39 सदस्यों को खत्म करके खुद ये राजा बना था। और ये तुर्क चैलगामी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि नसरुद्दीन महमूद इससे पहले थे। और नसरुद्दीन महमूद के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि नसरुद्दीन महमूद जो है 1246 से लेके 1266 तक शासन किया। और नसरुद्दीन महमूद ने नायब ममलिकात के पद पर जो है बलबन को रखा था।
यानी बलबन इसका नायब था और उलूग या उलगू खां की उपाधि इसने दी थी। एक बहुत ही अच्छी बुक हमने पढ़ी थी यहाँ पर, तबकाते नासिरी। ठीक है, तबकाते नासिरी जो बुक है वो किसकी है, तो मिनहाज उस सिराज। मैंने बताया था, मैंने आज शिवराज से मुलाकात करी थी, तुम तब कहाँ थे नासिर जी जब शिवराज मुलाकात करने आए थे। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि ये जो है नसरुद्दीन महमूद टोपियां सीकर कुरान की आयतें लिखकर जीवन यापन करता था, ऐसे इनके बारे में बताया गया। ठीक है, और हमने अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में कल पढ़ा था। अलाउद्दीन मसूद जो है तुर्क चलगामी में कम महत्व का जो सदस्य था ना, बलबन, इसके काल में अमीर हाजिब का पद बलबन को प्राप्त हुआ था। ठीक है, और फिर बाद में बलबन ने अपनी शक्ति को बढ़ाया, या वो समझ गया कि जितना एक्टिव नहीं है, तो उसने नसरुद्दीन महमूद को शासक बनवा दिया था। किसने? बलबन ने। अलाउद्दीन मसूद का कार्यकाल 42 से लेकर 46, मैंने आपको बताया था। आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने कल, कुआं में गिरा इल्तुतमिश, रोका रजिया ने, वह नहीं रुका क्योंकि बहरा था, पर अल्लाह ने बचाया कि वो बाल बाल बच गया। अल्लाह ने बचाया, नसीब अच्छा था कि बाल बाल बच गया। ठीक है, एक लाइन बताई थी मैंने आपको, उसमें आपका पूरा एक क्रम बन जाता है गुलाम वंश के राजाओं का, जिसमें गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आया था आराम शाह, आराम शाह के बाद में आया था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद में आया था रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद में आई थी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद में आया था बहराम शाह, बहराम शाह के बाद में आया था अलाउद्दीन मसूद, अलाउद्दीन मसूद के बाद आया था नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद के बाद में आया था बलबन, बलबन के बाद आया था केकूबाद, और केकूबाद के बाद में आया था क्यूमर्स। बलबन की जो मृत्यु हुई थी वो अपने पुत्र की मृत्यु के कारण सदमे में जाने से हुई थी। और आपको पता है कि दक्षिण का जो बंगाल का एक गवर्नर हुआ करता था तुगरिल खां, तो उसने, बलबन ने अपने बेटे बुगरा खां को भेजा था उसका विद्रोह करने के लिए या उसको शांत करने के लिए, और बाद में जाके तुगरिल खां के जो भी साथी थे उनको सबको उसने पनिशमेंट दिया था, फांसी पर चढ़ा दिया था, और बाद में अपने बेटे बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया था, और अपने बेटे से ही बोला कि अगर उसने भी ऐसा किया, उसका विद्रोह किया, तो उसका भी हाल ऐसे ही होगा जैसा तुगरिल खां का हुआ था। ये चीज हमने बलबन के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, तो सारी चीजें जहां तक है क्लियर हैं आपकी बढ़िया से। यहाँ से ही हमने कल की क्लास स्टार्ट करी थी और यहाँ तक का मैंने बड़ी अच्छे से आपका रिकॉल करा दिया है, बाकी का आप अपने स्तर पे भी रिवीजन करें। अब हम पहुंचते हैं नए टॉपिक पे, जो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा खिलजी वंश। ठीक है, और ये जो खिलजी वंश है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, मलिक काफूर के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है भैया ये जलालुद्दीन खिलजी। इस वंश में देखिए, खिलजी वंश का जो कार्यकाल यानी समय रहेगा खिलजी वंश का 1290 से 1320। ठीक है, आपको इन सभी का क्रम अच्छे से याद करके रखना है, मतलब इनकी ईयर भी याद करके रखनी है, क्योंकि कभी कभी पेपर में इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, प्लस इनके ईयर भी पूछी जा सकती है। या एक जैसे क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर कि सबसे अधिक समय तक सल्तनत काल में किसने शासन किया, तो वो तुगलक वंश था। अभी हम एक तुगलक वंश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तुगलक वंश पढ़ेंगे हम। लगभग 96 वर्ष तक इसने शासन किया था तुगलक वंश। ठीक है, 96 वर्ष कैसे आएगा, जब ये खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आना है। ठीक है, 96 के 94 वर्ष बल्कि, है ना, 94 वर्ष ही बोलेंगे अपन, क्योंकि ये 1320 है, 1320 से 1414 रहेगा, 94 वर्ष। ठीक है, तो 1320 से 1414 रहेगा, और अगर हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो वो कम होगा, 1210 से लेके 1290 देखेंगे तो वो 80 साल ही होगा। तो इस तरीके से जब इनका एक वो निकालते हैं कि डिफरेंस, तो हमें पता चलता है कि भाई तुगलक वंश का शासन काल इन पांचों वंश में सबसे ज्यादा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के पौत्र सुल्तान क्यूमर्स को बंदी बनाकर स्थापना की। बलबन की कठोर शासन प्रणाली में नरमी लाने के उपाय किए, यानी कि बलबन ने जो कठोर शासन बना रखा था बहुत ही ज्यादा, तो उसमें इसने नरमी लाई। जब कोई नया राजा बनता है तो कुछ ना कुछ अपडेट कर देता है, कुछ ना कुछ अपने खुद के थॉट जोड़ देता है, या अपने कुछ तौर तरीके जोड़ देता है। जो पिछले राजा ने गलतियां करी वो खुद नहीं करेगा, ऐसा कुछ करता है। ठीक है, जलालुद्दीन का भतीजा दामाद अली गुरसाब अलाउद्दीन खिलजी कड़ा व मानिकपुर का सूबेदार था। ठीक है, तो यहाँ कड़ा मानिकपुर का जो सूबेदार था वो कौन था? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी कौन है? जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद। यही भतीजा है और यही दामाद है। तो देखो, सोचने में थोड़ा सा अजीब लगता है
कि यार भतीजा और दामाद कैसे हो सकता है, ये भतीजा और दामाद अलग अलग होंगे, नहीं। तो इसने अपने ही भतीजे की शादी अपनी बेटी से कर दी, ठीक है। तो भतीजे की शादी अपनी बेटी से कर दी इसने, तो स्वाभाविक है वो क्या, वो दामाद ही हो गया, उसका दामाद भी है और भतीजा भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जो मामा है और जहाँ तक बुआ है ना, उनके मौसी हैं, तो इनके बच्चों में जहाँ तक शादी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भतीजा या दामाद कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। क्या होता है ये वाली जो लाइन है, यहाँ से हमें समझ में आता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक लिंक बनी हुई है, देखो हर चीज की। क्यूमर्स आया, कैकुबाद आया, वो चाहता था कि क्यूमर्स को बना के वो कैकुबाद को बना दें, बट क्यूमर्स बन गया। ये सब एक स्टोरी फॉर्म में हमें एक लिंक बनती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो था वो कड़ा व मानिकपुर का सूबेदार था। 1290 में शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। किसने की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रारंभिक राजधानी थी किलखोरी। देखो यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है अपन को, किलखोरी, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि इसने जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया, किलखोरी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था, आपको पता है, ठीक है। और इल्तुतमिश ने लाहौर और दिल्ली को दोनों को राजधानी माना, और सबसे ज्यादा जो है वो दिल्ली सल्तनत का ही, यानी कि दिल्ली का वैद्य सुल्तान माना गया है इल्तुतमिश को, तो उधर दिल्ली चल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर खिलजी वंश आता है, तो खिलजी वंश में एक राजधानी किलखोरी हमें पढ़ने को मिलती है, तो किलखोरी हम पढ़ रहे हैं। बाद में जाके दिल्ली इसकी राजधानी हो गई थी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में ज्यादातर यही चलेगा। बट जब हम मुगल वंश को पढ़ेंगे तो मुगल वंश में आगरा शब्द जुड़ जाएगा, ठीक है। देखिए, इसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करने वाले, अपने नाम के सिक्के चलवाने वाले, ये एक कड़ा व मानिकपुर का सूबेदार है, उसके बारे में लिखा है। कड़ा मानिकपुर का जो सूबेदार है उसके बारे में लिखा है कि इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे इस सूबेदार ने, और इस सूबेदार का नाम है मलिक छज्जू, ठीक है। बाद में जब मलिक छज्जू को ये मतलब हरा देगा, तो अपने भतीजे या दामाद अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ का सूबेदार बना देगा, ठीक। तो क्या हुआ, सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि, यानी कि इस मलिक छज्जू ने क्या किया था, सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर रखी थी। सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करी थी किसने, मलिक छज्जू ने, ठीक है। और इसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे, यानी खुतबे पढ़वाए थे, ठीक है। अपने सिक्के चलवाए, खुतबे पढ़वाए। तो उसके विद्रोह को क्या किया, कुचला, यानी कि उसको हरा दिया। उलगू के नेतृत्व में आए इस्लाम ग्रहण करने वाले 4000 मंगोलों के लिए दिल्ली के निकट मंगोलपुरी की स्थापना कर दी। यानी 4000 ऐसे मंगोल थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, तो उनके लिए एक शहर बसा दिया मंगोलपुरी के नाम से, ठीक है। मंगोलपुरी शहर बता दिया किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। इसने अपने दामाद या भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी को जीता। देखिए, एक वंश हम पढ़ते हैं, एक वंश आता है, उस वंश का नाम है यादव वंश, ठीक है। इस यादव वंश का अगर संस्थापक कभी आपसे पूछ ले कि यादव वंश का संस्थापक कौन था, तो आप याद रखेंगे यादव वंश का संस्थापक जो था भिल्लम पंचम था। कौन था, भिल्लम पंचम। और अगर कहते हैं इस यादव वंश की राजधानी क्या थी, तो आपको याद रखना है देवगिरी, ठीक है। यादव वंश की राजधानी थी, क्या थी, देवगिरी। कभी प्रश्न बन जाए तो आप ध्यान रखना कि देवगिरी जो थी यादव वंश ने अपनी राजधानी बनाया था, या हम कह सकते हैं यहाँ यादव वंश ने शासन किया था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से करवा दी। कहानी में ट्विस्ट आया, जो भतीजा या दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, उसने उसको कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना रखा था। उसी भतीजे या दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मरवा दिया और खुद राजा बन गया। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, एक ही टारगेट होता था, भैया अपन को राजा बनना है, ठीक है। आज के समय में इंसान का टारगेट होता है, नई युवा पीढ़ी का टारगेट होता है कैसे भी करके नौकरी करना है। लेकिन पहले के समय में एक टारगेट रहता था, भैया कैसे भी करके राजा बनना है। चाहे वो पिता को मारे, चाहे भाई को मारे, चाहे ससुर को मारे, किसी को भी मारे, पर मार के उसको राजा बनना है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार के ये राजा बना है। लेकिन जैसा ही करनी वैसी भरनी, अलाउद्दीन खिलजी को भी कोई मारेगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को भी कोई मारेगा, और ऐसे ही मारेगा जैसे इसने इसको मारा, ठीक है। चलिए, यानी धोखे से मारेगा। अब देखो, अब बात आती है अलाउद्दीन खिलजी। तो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि जलालुद्दीन खिलजी जो है क्यूमर्स की हत्या करके राजा बना था। जलालुद्दीन खिलजी ने
अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर का एक सूबेदार था मलिक छज्जू, जिसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर रखी थी, अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, खुतबे पढ़वाए थे, तो उसके विद्रोह को कुचला और अपनी राजधानी इसने किलखुरी बनाई, और किलखुरी इसकी राजधानी थी। दूसरा, इसने अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने इसकी हत्या कर दी। अब अलाउद्दीन खिलजी राजा बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की, लेकिन यहाँ पर जो इसका जो कार्यकाल है वो हमें याद रखना। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहेगा? ये रहेगा आपका, अगर देखो ये 1290 से 1320 जो दिया है ना, ये तो खिलजी वंश का कार्यकाल है ना, पूरा खिलजी वंश 1320 तक चलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 1290 से लेके, ठीक है, 1290 से लेके तो 1296 तक। ठीक है, क्योंकि आप इधर देख रहे हो ना, ये जो इसका कार्यकाल है अलाउद्दीन खिलजी का वो 1296 से 1316 है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बीच क्या होता है, कुछ चीजें, कुछ ऐसे युद्ध वगैरह बीच में पड़ जाते हैं, कोई ऐसी स्थापना वगैरह आ जाती है, तो इस बीच में कौन सा राजा रहा होगा कि अंदाज, और ज्यादा कुछ नहीं, तो 1290 से 1320 तो तुम्हें क्लियर याद करके रखना है। ठीक है, तो ये जो जलालुद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है वो 1290 से लेके 96। ठीक है, तो यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी को याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी को याद रखना है। ठीक है, और 90 से लेके 96 तक का काल याद रखना है। ठीक है, अब चलो इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए एक बस थी और उसमें किसी ने एक पेज रख दिया था। मान लीजिए मैं बस और पेज ऑब्जेक्ट से याद करा देता हूँ। ठीक है, बस और पेज से आपको याद करा देता हूँ। आपको क्या याद रखना है? ऑब्जेक्ट में बस याद रखना है और पेज याद रखना है। बस पेज याद रखो, बस पेज। ठीक है, तो सोचिए किसी व्यक्ति को खुजली मच रही थी जैसे, ठीक है, ऐसे पीठ में खुजली मच रही थी। ठीक है, तो उसने बोला तो मैं बहुत खुजली मच रही है यार, तो क्या कर रहे थे? खिलजी। तो और लोग उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, यानी कि हंसी उड़ा रहे थे, वो बार बार ऐसे 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 करके खुजा रहा था, तो सब उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, क्योंकि यहाँ लगा है खिलजी। अब खिल्ली उड़ा रहे थे तो उसने वो बोला यार बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग। तो पास में ही एक वैद्य बैठा हुआ था, और उस वैद्य ने बोला कि तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले बहुत ज्यादा खुजली मच रही है। अच्छा ठीक है, तो बस एक पेज दे दो मुझे, देखो बस एक पेज दे दो। तो उसने क्या किया, एक पेज दे दिया, और उस वैद्य ने उस पेज पर कुछ औषधि रख के उसको जला दिया, क्योंकि यहाँ लिखा है जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन का मतलब उसने जला दी, अच्छे से जला दी, अच्छे से जला दी उसने उस पेज में रखी हुई जड़ी बूटी को, और उस राख को उसने क्या किया, जहां पे खुजली मच रही थी उसको वहां पे लगा दिया। उसको बड़ी राहत मिल गई, सब लोग खिल्ली उड़ा रहे थे तो शांत हो गए। ठीक है, तो बस क्या मांगना? बोले बस पेज दे दो मुझे, यानी बस में सफर कर रहा था वो, और बोले बस पेज दे दो, मैं अभी सही कर देता हूँ। तो 1290 से 1296 जो है वो जलालुद्दीन का कार्यकाल आपको याद रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने आपको बनवा दिया, कंफ्यूजन नहीं होगा, एक बार में 1 सेकंड में आप जवाब दे दोगे, क्योंकि बलबन का कार्यकाल मैंने याद कराया, तो मैंने नसीरुद्दीन महमूद का कार्यकाल याद करा दिया, अलाउद्दीन मसूद का कार्यकाल याद करा दिया, बहराम शाह का कार्यकाल याद करा दिया, तो इसका भी आप कर ही लो लगे आते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने ये सब चीजें पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी काल के स्थापत्य में वैज्ञानिक ढंग से मेहराब और गुंबद का प्रयोग होने लगा था। मैंने आपको कल बताया था एक इस्लामिक शैली बताई थी आपको, और वो इस्लामिक शैली थी अरकुवेट शैली। ठीक है, कौन सी शैली थी वो? अरकुवेट शैली बताई थी आप, ये एक इस्लामिक शैली थी। और भारत के अंदर जो शैली थी वो कौन सी थी? वो थी त्रावियत शैली। भारत के अंदर जो शैली थी वो कौन सी थी? वो थी त्रावियत शैली। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो वैज्ञानिक ढंग से मेहराब और गुंबद का यहाँ प्रयोग होता था। खिलजी वंश का जो संस्थापक जो है जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, और अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है 1296 से 1316। ठीक है, अब यहाँ पर इसका भी कार्यकाल याद करा देते हैं। देखिए पूछा तुझे, ठीक है, पूछा तुझे, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि लड़का था, वो एक परीक्षा का इंटरव्यू देके लौटा, तो उसके दोस्त पूछ रहे थे यार क्या पूछा तुझे? ठीक है, क्या पूछा तुझे, इंटरव्यू में क्या पूछा तुझे?
तो वो कहता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मुझसे पूछा, शराब भांग पर प्रतिबंध किसने लगाया, है ना, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू करी, सैनिकों का हुलिया घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू करी। तो मैंने जवाब दे दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मुझसे पूछा गया, अच्छा यही पूछा तुझे, बोले हाँ मुझसे यही पूछा गया, बस 96 और 16। ओके, अब यहाँ पर ये 1296 है, अब यहाँ पे मान लीजिए 1 और 6 आएगा तो जो वापस से 1216 तो होगा नहीं ना, इसलिए ये क्या होगा 1316। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ चीजें बनवाई, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अलाई दरवाजा। ये जो अलाई दरवाजा है कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट इमेज आज दिखाई क्लास स्टार्ट में, तो वो अलाई दरवाजे की, ठीक है। और इस अलाई दरवाजा का जो निर्माण है वो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ अलाई दरवाजा, ठीक है, ये अलाई दरवाजा ही है भाई, ठीक है, ये अलाई दरवाजा है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। एक अच्छी बात है, इसको अलाई ऐसे बोलते हैं, अलाई दरवाजा ऐसे बोले थे। तो अलाई यानी अलाई में अला आ रहा है और अला से अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है, ठीक है। तो जी अपन को याद रखना अच्छे से। अब जी ये कहाँ पर है, जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनी थी, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो भारत में सबसे पहली मस्जिद थी। उसमें ही उसी परिसर में ये मान लीजिए दक्षिण द्वार है एक प्रकार का, ये अलाई दरवाजा बनाया गया था। और उसी परिसर में उसी एरिया में कुतुब मीनार भी है। तो जब आप कुतुब मीनार देखने जाओगे तो वहाँ अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, कुतुब मीनार, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद ये आपको देखने को मिल जाएगा दिल्ली में, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर चूंकि दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का एक दक्षिणी दरवाजा है, ठीक है। यह प्रथम स्थापत्य है जिसमें गुंबद का प्रयोग हुआ है, पहली बार गुंबद का प्रयोग हुआ है। तो क्या होता है, ये स्थापत्य कला जो इस्लामिक शैली की थी, इनसे रिलेटेड भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आपने देखा होगा कि अभी जो हुमायूं का मकबरा है, उस हुमायूं के मकबरे की दीवार ढह गई, और दीवार ढह जाने से कुछ लोगों की मौत भी हो गई, कुछ लोग मलबे में दब गए, क्योंकि वो आराम कर रहे थे और वो दीवार गिरने से मलबे में दब गए। तो अब जो हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का जो मकबरा है वो हाईलाइट हो गया, आने वाले एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब जो कुछ घटनाएं घटती हैं और महत्वपूर्ण घटनाएं घट जाती हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी कश्मीर के अंदर भी बादल फटा, जो वहां पर भी बहुत ज्यादा मतलब किश्तवाड़, किश्तवाड़ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है वहां पर, है ना। तो ये चीजों पे ध्यान रखो आप कि भैया ये कोई घटना घट रही है, जैसे अभी उत्तराखंड में घटी थी, तो वो एरिया कौन सा है, वहां पर कौन सी नदियां निकलती, क्या एक मतलब थोड़ा बहुत ध्यान रखिए कि देश दुनिया में चल क्या रहा है, अपने स्तर पे भी रखिए। टीचर जो आपको पढ़ाते हैं वो तो आप कर ही लेते हो, अपने हिसाब से होशियार हो, सब कर ही लेते हो, लेकिन ध्यान रखिए कभी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है स्थापत्य कला में, इसमें गुंबद का प्रयोग किया गया है। इस इमेज को देख के समझ में आया होगा गुंबद, और साथ ही गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए भित्ति मेहराब, भित्ति बोलते हैं दीवार को, है ना, और दीवार पे दरवाजे पे बना देते हैं मेहराब, ठीक है, प्रणाली का प्रयोग किया है। देखिए सीरी का किला इसने बनवाया, ये सबकी इमेज मैंने यहाँ पे डाल रखी है, अभी आपको पहले पढ़ा रहा हूँ फिर इमेज भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। सीरी का किला, कौशिक सीरी, ठीक है, इसी सीरी के लिए कौशिक सीरी कह देते हैं, बट हमें सीरी का किला बता, ठीक है। 1000 स्तंभों वाला, इसको 1000 खंबा महल भी कह सकते हैं, 1000 स्तंभों वाला महल है, 1000 खंबा महल हो गया। हौज ए अलाई, हौज ए खास एक तालाब है, निजामुद्दीन औलिया खिज खां के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इसमें दिल्ली में कौशिक सीरी किले का निर्माण कराया और उसके प्रांगण में कुतुब मीनार से दुगने आकार की एक मीनार का निश्चय किया कि मैं कुतुब मीनार से दुगना, यानी कि कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 237 फीट है। तो इसने क्या चाहा कि इसने चाहा कि ये इससे जस्ट डबल, समझ में आ रहा है ना, इससे डबल, तो ले इससे डबल में बनवाऊंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। और 20 फुट ही ये मीनार बन पाई और इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसने कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। मैंने आपको बताया था अलाई दरवाजा जो दक्षिणी द्वार है, कुब्बत इस्लाम मस्जिद भी उधर ही है। 1000 खंबा महल और हौज खास नामक तालाब का निर्माण करवाया, यही चीज लिखी हुई है।
तो जो निर्माण कार्य करवाए हैं इसने उनके नाम आपको ध्यान रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अलाई दरवाजा किसने बनवाया, सीरी का किला किसने बनवाया, हजार खंबा महल किसने बनवाया, ये प्रश्न है, बड़े शानदार शानदार प्रश्न है। ठीक है, इसके अलावा अगर बोलते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आपको पता ही है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी रहते थे। अमीर खुसरो सबसे पहले बलबन के दरबार में आए, लेकिन अमीर खुसरो ने कई राजाओं का शासन देखा है भाई। ठीक है, और अमीर हसन ए दहलवी उच्च कोटि के गजल रचयिता हुआ करते थे और उन्हें भारत का सारथी कहा गया है। ठीक है, भारत का सारथी किसको कहा गया है, अमीर हसन ए दहलवी, यानी अमीर हसन को कहा गया। ठीक है, अमीर हसन होगा वैसे, ये अमीर हसन ज्यादातर नाम रहते हैं, ऐसे ही नाम रहते हैं। ठीक है, अमीर हसन दहलवी लिखा हुआ है, तो अमीर हसन को जो है भारत का सारथी कहते हैं, भारत का सारथी। ठीक है, तो अमीर हसन से याद रखना है हमें, और भारत का सारथी याद रखना है। ठीक है, और इसकी जो रचना है वो फवायद उल फवाद है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, वो फवायद उल फवाद जो है वो अमीर हसन की रचयिता। ठीक है, अब देखिए ये रहा अलाई दरवाजा। इसमें मैंने आपको बताया था कि गुंबद का प्रयोग सबसे पहले, यहाँ लिखा था गुंबद का प्रयोग यहाँ पे हुआ, बिल्कुल हुआ। भित्ति मेहराब का प्रयोग किया गया। भित्ति ये नहीं, ये पूरी दीवार है और दरवाजे पे ये बने हुए मेहराब, ये दीवार है, ये बने हुए मेहराब। एक एक चीज आपकी क्लियर होती है। अब देखो एक और चीज, यहाँ पर हमें क्या दिख रही है, सीढ़ी दिख रही है, बिल्कुल दिखेगी आपको। यहाँ पे दिख रही है भैया सीढ़ी, सीढ़ी दिख रही है, बट हम इसको बोल देंगे सीरी का किला। क्या बोल देंगे, सीरी का किला। अब ये जो दक्षिणी द्वार है ये बड़ा खास है, बड़ा खास है। क्यों है, क्योंकि भैया ये जो है दक्षिणी द्वार है और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता यहाँ से। ठीक है, कुतुब मीनार के आसपास। और देखिए ये लिखा हुआ है कौशिक सीरी, इसको बोलते हैं एक्चुअल में सीरी का किला ये है। ठीक है, यहाँ पर भी गुम्बद बनी है, यहाँ भी मेहराब का प्रयोग, देखो यहाँ मेहराब का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे बनी है बहुत सारी सीढ़ी। ठीक है, जिसमें लोग बैठे हैं, वाईफाई चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, बढ़िया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया कौशिक सीरी, याद रखिए आप। ठीक है, हौज खास, हौज यहाँ पे देखो पानी भरा हुआ है, तो हौज खास थे, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम, तो ये भी बनाया गया। और हजार खम्बा महल, हजार खम्बा, ये ऐसे खम्बे खम्बे बने हैं, हो सकता है अगर इनको काउंट करेंगे तो अपन हजार खम्बे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है इनको भी काउंट कर लिया हो। अब हजार खम्बा देखो, जो बोलते हैं ना 32वीं बावड़ी, 32वीं बावड़ी बोलते हैं, चंदेरी के अंदर 32वीं बावड़ी है, चंदेरी अशोकनगर मध्य प्रदेश में। तो अब पूरी 32 की 32 बावड़ी शायद ना भी गिन पाओ आप। ठीक है, बट है तो है, एक बावड़ी का नाम ही 32वीं बावड़ी हो वो बोलते हैं, या फिर आसपास के क्षेत्र में 32 बावड़ी हो, है ना, उस तरीके से। तो हजार खम्मा है, तो हमने देख लिया भैया, इमेज दिख रही है, ये होंगे ऐसे ऐसे खम्भे गिनोगे, पूरे खम्भे गिनोगे इसके, होंगे भैया हजार खम्मा, है ना, तो याद रखना है। अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या करके सुल्तान बना, बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं। अमीरों को नियंत्रण में करने के लिए इसने कुछ कार्य किए। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य, है ना, सबसे पहले तो यही पढ़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हैं, वो सभी निर्माण कार्य इसके हमें याद रखना है, क्योंकि ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसने कुछ अच्छा भी किया। अब अच्छा क्या किया कि जो अमीर थे वहां के, उनको नियंत्रण में करने के लिए इसने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई शराब नहीं पिएगा, फिजूल खर्ची नहीं करेगा, आपसी मेल जोल के लिए ज्यादा घूमेगा फिरेगा नहीं। तो इन चीजों पर उसने क्या करा था, पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, इन पर प्रतिबंध लगाया, तो भैया सब कहने लगे अब ये जो राजा है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है यार। ठीक है, प्रशासन व न्याय पर उलेमा वर्ग के प्रभाव को समाप्त किया। प्रशासन व न्याय पर उलेमा वर्ग के प्रभाव को समाप्त किया। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि उलेमा क्या होता है, उलेमा भी एक प्रकार से ये धर्मगुरु होते हैं। ठीक है, तो इनके प्रभाव को क्या किया, इसने समाप्त किया। इसका मतलब क्या है, अगली लाइन में क्लियर होता है, धर्म व राजकार्य को इसने अलग किया, यानी कि धर्म अपनी जगह है और प्रशासनिक कार्य अलग है। तो प्रशासनिक कार्य अगर हो रहा है तो उसमें कोई धर्म से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जो है ना, वो हस्तक्षेप ना करे। उस वो प्रशासनिक कार्य है तो प्रशासनिक कार्य राजा अपने हिसाब से कर ले, और धर्म का काम है वो धर्म के हिसाब से अपने हिसाब से हो जाए। तो कुल मिला के उसने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि धर्म को और प्रशासन को उसने अलग रखा था। ठीक है,
और उसका जो राजत्व का सिद्धांत निरंकुशता था, और सिकंदर के समान विश्व विजयी बनना चाहता था। ठीक है, कहीं कहीं पर हमें ये भी पढ़ने को मिल जाता है कि इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा गया है। तो अगर प्रश्न बनता है द्वितीय सिकंदर किसे कहा गया है, तो द्वितीय सिकंदर जो है ना वो अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये भी सिकंदर की तरह विश्व विजयी अभियान यानी पूरी दुनिया को जीतने का लक्ष्य रखता था, ये भी पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। ठीक है, इस्लाम ग्रहण करने वाले 2000 मंगोलों की हत्या करवा दी। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि 4000 मंगोलों के लिए मंगोलपुरी की स्थापना की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। क्योंकि पढ़ा था हमने उल्लू खां के नेतृत्व में आए 4000 मंगोलों के लिए मंगोलपुरी की स्थापना की। उन 4000 मंगोलों में से अब जो 4000 मंगोल जो होंगे ना वो जलालुद्दीन खिलजी के पक्ष में बोलते होंगे। अब इसने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया, खुद राजा बन गया, तो हो सकता है उन 4000 में से कुछ मतलब विवाद भी कर रहे हो, इसके खिलाफ ही होंगे पूरे 4000। तो इसने क्या किया, 2000 मंगोलों को मरवा दिया। ठीक है, 2000 मंगोलों की हत्या करवा दी। अब बचेंगे 2000। तो बाद में हमें पढ़ने को मिलेगा कि आखिरी में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 2000 जो मतलब मंगोलों के खतरनाक आक्रमणों से प्रभावित हुआ, मतलब उसके समय में मंगोलों ने आक्रमण किया था। ठीक है, आखिरी में हम ये भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भैया 2000 तो बचे हैं ना, तो ये भी बात हमें याद रखनी है। और देखिए, शराब भांग जुआ पर प्रतिबंध लगाया। अलाउद्दीन खिलजी ने कम वेतन पर अधिक सैनिक रखने के लिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी लागू, मतलब कम वेतन पर अधिक सैनिक रखे इसने, पैसा कम दो और सैनिक ज्यादा रखो। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो है ना, एक तो ये भी हो रही है और दूसरा ये भी है, फिजूल खर्ची बंद कर दी उसने, शराब पे प्रतिबंध लगा दिया, शराब भांग जुआ पे प्रतिबंध लगा दिया। और एक और चीज कि मार्केट में अगर कोई चीज मिलती है तो वो रेट जो मिलेगी ना सबको सेम रेट में मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक चीज वही चीज यहाँ पे 10 रुपए की मिल रही है तो आगे चल के वो 50 की मिले और आगे चले जाओ तो 500 की मिले। चीज एक ही है और उनकी अलग अलग रेट नहीं होना चाहिए। तो सभी जगह क्या होना चाहिए, मूल्य बराबर होना चाहिए, सब जगह ही 10 रुपए का ही वो चीज मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है वो उसने बना रखी थी। ठीक है, अब देखिए जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ये जो है मध्यकालीन भारत की कुछ किताबें हैं, बुक्स हैं, ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं और इनको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि उसे पता है कि स्टूडेंट को ये अटपटे नाम है ना शायद ही याद हो, लेकिन हमें तो करना पड़ेंगे कि अगर दिया है तो याद करना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ऐसा प्रश्न मैंने खुद एक पेपर में देख रखा है। ठीक है, अब एक चीज और सुनिए, यहां पर लिखा हुआ है तारीख ए फिरोज शाही, बट मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, तारीखें फिरोज शाही। ठीक है, ये भी एक बुक है और इसका राइटर अलग है और इसका राइटर अलग है। बात समझ में आ गई ना। तारीखें फिरोज शाही अलग है, तारीखें फिरोज शाही अलग है, तारीख ए फिरोज शाही अलग है। ठीक है, तो बस यही चीजें तो हैं जो एक अनुभव से समझ में आती हैं, बार बार चीजें अभ्यास से समझ में आती हैं। वरना अगर कोई स्टूडेंट अपने स्तर पे इसको पढ़ ले तो उसके दिमाग में बैठना ही नहीं है। तो हम आपको सेम जो है थोड़ा कंफ्यूजन वाले वर्ड्स हैं तो वो खुद ही बता रहे हैं कि भैया कंफ्यूज मत हो ना, तारीखें अलग है और तारीख ए अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है तारीख है फिरोजशाही, यहाँ लिखा हुआ है तारीख ए फिरोजशाही। मैं इसका भी राइटर बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर तारीख ए फिरोजशाही लिखा है ना, इसका जो राइटर है वो है देखो सम सम से सिराज, सम से सिराज अफीफ, सम से सिराज अफीफ। ठीक है, सम से सिराज अफीफ जो है वो उसकी बुक है तारीखें फिरोजशाही। और यहाँ पर तारीख ए फिरोजशाही है ना, तो यहाँ पर इसका राइटर है जियाउद्दीन बर्नी। अब मैं इसका लॉजिक आपको बता दूंगा और इसका लॉजिक बताने से आपका ये वाला कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे तारीख, तारीख मतलब क्या होगा, डेट। ठीक है, ए ए मतलब एक। ठीक है, तो तारीख ए फिरोज शाही, तो तारीख ए फिरोज शाही का मतलब तारीख एक, एक मतलब एक भी तारीख हम भूलना नहीं चाहते और रोज तारीख के हिसाब से काम करेंगे, है ना। फिर रोज, फिर रोज, रोज को बोल दिया, फिर रोज, फिर रोज हम उन तारीख के हिसाब से ही अपना काम करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे।
तो हम एक भी तारीख नहीं भूलना चाहते, इसलिए हम क्या करते हैं, तारीख डाल के कौन सी तारीख को क्या काम करना है उसकी एक पर्ची बना के बरनी में डाल देते हैं। ठीक है, बरनी यानी कांच की बरनी होती है, कांच का एक जार होता है, कांच का एक जार होता है, गिलास वाला जार होता है, उसको देसी भाषा में बरनी कह देते हैं। ठीक है, तो पहले बरनी चलती थी, चीनी मिट्टी की जो पॉलिटीज होती है ना, चीनी मिट्टी की बरनी, ग्लास की भी बरनी होती है। ठीक है, तो पहले चीनी मिट्टी की ज्यादा चलती थी भाई। तो यहाँ लगा हुआ है जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी। तो आपको ऐसे याद रखना है कि भैया बरनी में क्या करते थे, एक भी तारीख ना भूलें, इसलिए रोज उसमें पर्ची डाल देते थे। ठीक है, तो तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, याद करा दिए मैंने। और अगर बोलते हैं तारीखें, तारीखें फिरोज शाही, तो मैंने नाम क्या बताया था, शम्से सिराज अफीफ। अब देखो मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूं। ठीक है, शम्से सिराज से याद कर लो, सबसे शिवराज मिलते हैं, सबसे शिवराज जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के, सबसे जब शिवराज मिलते हैं तो उनकी तारीखें फिक्स रहती हैं, बस इतना याद रखना। तारीखें, ये है तारीख ए, तो ये तारीखें से याद करना है और इसे तारीख ए से याद करना है। ठीक है, तो तारीखें और तारीख ए, तो तारीख ए फिरोज शाही और तारीखें फिरोज शाही, दोनों अलग अलग और दोनों के राइटर अलग अलग। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मेरा प्रयास है कि आपको समझ में आए, और फिर भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन उसको रिवीजन करिए, फिर अगले दिन करिए, ऐसे करके उसका 2 4 5 बार उसका रिकॉल करिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब सुनिए, देखो मैं चाहता तो इस लाइन को पढ़ के सीधा आगे बढ़ जाता, क्योंकि मुझे चीज़ों को जल्दी जल्दी खत्म करने का बिल्कुल प्लान नहीं है मेरा भाई। ठीक है, मेरा प्लान है कि आपको उस हिसाब से गाइडलाइन मिले, उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाए कि आपके माइंड में एक एक चीज सेट होती चली जाए। और अभी नहीं तो किसी दिन जब भी आप पेपर दें या कोई भी सेट पेपर लगाएं, कोई प्रीवियस पेपर, कोई कुछ भी पेपर, चाहे आप देने जाएं चाहे ना जाएं, पर आप जब पेपर में क्वेश्चन देखें और आप कोई क्वेश्चन टकराए तो आपके दिमाग में वो चीज आए जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप कितना पढ़ते हो ये मायने नहीं रखता है, आप कितना याद रखते हो ये मायने रखता है। याद रखोगे तो पेपर में कर पाओगे, अन्यथा हाथ खड़े कर दो। ठीक है, अब मैंने ये चीज आपको बताई, बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रमुख दीवान रियासत होता था। अब सुनिए कुछ चीज, यहां पर बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जो प्रमुख होता था, जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था को देखता था, उसको बोला गया है दीवान रियासत। ठीक है, तो हमें याद रखना है ये पूरी रियासत का दीवान था एक तरीके से, जो पूरी मार्केटिंग को देखता था। ठीक है, दीवान रियासत नाम याद रखना पड़ेगा, दीवान आरिज सैन्य विभाग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां लिखा हुआ है शानाए मंडी, ये कौन है भैया, ये निरीक्षक होता था, सब जगह निरीक्षण करने वाला, जांच करने वाला अधिकारी। ठीक है, तो शाना ये मंडी, यानी हम इसको कैसे याद रखेंगे, शाहना, शाहना से श्याना याद रख लेंगे, है ना, श्याना मतलब होशियार, श्याना मंडी। ठीक है, तो एक व्यक्ति है वो मंडी में बहुत ज्यादा सियाना है, तो पूरी मंडी में घूम रहा है, ये सब्जी कितने की है, वो सब्जी कितने की है, ले कुछ नहीं रहा है बट पूछ रहा है ये कितने की ये होती है, और पूरा चक्कर लगा दिया पूरी मंडी में। तो सब्जी वाले भी जानते हैं कि ये ज्यादा ही सियाना है, इसको सब्जी देना ही नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा ही मोल भाव करता है। ठीक है, तो शाना ये मंडी कौन है भैया, निरीक्षक है। नाजिर जो होता था वो नाप तोल का अधिकारी होता, आज भी नाजिर होते हैं, आज भी नाजिर होते हैं भाई। ठीक है, तो जो नाजिर का पद था यहाँ पर, न से नाजिर याद रखना है, न से नापतौल याद रखना है। ठीक है, नाजिर कौन था, नापतौल विभाग का। ठीक है, खानाए मंडी कौन था भैया, निरीक्षक था। बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली को देखने वाला कौन था, दीवान रियासत था। एक एक चीज याद रखनी है, तारीख फिरोज, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी, जियाउद्दीन बरनी ने। तारीख है फिरोज शाही किसने लिखी, शमसे सिराज अफीफ ने। बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा है परवाना नवीस, ये कौन है भैया, ये है परमिट देने वाला अधिकारी, परमिट देने वाला अधिकारी। तो परमिट जारी करने वाला जो अधिकारी होगा उसको कहा जाएगा परवाना नवीस। ठीक है, परवाना नवीस कौन है, परमिट देने वाला अधिकारी है। ओके, तो पी से परवाना नवीस याद रखिए, पी से परमिट याद रखिए, है ना, ये लाइसेंस बनाने वाला हो गया एक तरीके से,
परमिट जारी करना था। परवाना नवीस कौन था? परमिट जारी करने वाला। नाजिर कौन था? नापतौल विभाग से संबंधित था। ऐसे करके चीजों को याद करिए। देखिए यहाँ लिखा बरीद, जो बरीद होता था वो बाजार व्यवस्था से संबंधित गुप्तचर यानी कि जासूस। बरीद, बरीद कौन हुआ करता था? बरीद जो है वो एक जासूस हुआ करता था, बरीद। इस बरीद को बरगद से याद करेंगे, ठीक है, बरगद। और बरगद के पेड़ पे कौन बैठा है? बरगद के पेड़ पे बैठा भैया कोई जासूस यानी गुप्तचर, ठीक है, गुप्तचर। सोचिए जैसे हमने उधर पढ़ा था ना, एक संचार, एक संस्था, एक संचार पढ़ा था, एक संस्था पढ़ा था। एक भ्रमणशील गुप्तचर था और एक ही जगह पर रहने वाला गुप्तचर था, ठीक। उसी तरीके से यहाँ भी गुप्तचर है, जो उसने गुप्तचर प्रणाली को मजबूत किया था। हमने ऊपर पढ़ा भी है, पहले पढ़ा भी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो गुप्तचर है, जो इधर उधर की खबर ला के देता है, जिसे कोई नहीं जानता कि जो राजा का खास है, पर जो राजा को खबर जाके देता है, ठीक है। तो ये बरगद के पेड़ पे बैठा रहता था कि उसकी रियासत में कौन आ रहा है, कौन नया व्यक्ति है। जो नया व्यक्ति आता था तो उसके पीछे लग जाता था, उसकी खबर ले लेता था और राजा को बोलता था कि कोई व्यक्ति आया, उसने ऐसा ऐसा किया, इससे मिला, उससे मिला, यहाँ गया, वहाँ गया। पर वो अपने सैनिक को भेजता था और अगर गड़बड़ होती थी तो उसके बारे में पता करके उसको पकड़ देता था, ठीक है। तो एक तरीके से हमने ये बना लिया कि भैया बरीद को याद रखना है। बरीद कौन है? बरीद जो है वो गुप्तचर है, ओके। इसने भूमि अनुदानों को समाप्त किया। बताओ, भूमि अनुदान जो होते थे कि भैया किसी को भूमि दान में दे दी, ठीक है, लेकिन नहीं, इसने भूमि अनुदान को समाप्त किया। हम किसी को भूमि नहीं देंगे, क्योंकि इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था शुरू की थी जिसमें वो सैनिकों को वेतन के बदले भूमि अनुदान देता था। पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इसने उस अनुदान को बंद कर दिया। बोले हम भूमि नहीं देंगे, और कम वेतन पे ही अधिक सैनिक रखने की व्यवस्था करी थी इसने, ठीक है। और तो और किसी को अगर दान दी गई भूमि है तो दान दी गई भूमि को भी इसने वापस ले लिया, ठीक है। अलाउद्दीन ने उपज का 50% कर लेना शुरू किया। यानी अगर कोई खेती कर रहा है तो भैया उसका 50% है ना, उसका 50% आप राजस्व में जमा करिए। 50% बहुत होता है, 1/2 हो गया। बात समझ में आ गई? 1/6 से शुरू हुआ था, देखो उधर 1/6 पढ़ा था ना मौर्य वंश के अंदर, याद हो तो आपको। इधर 1/2 हो गया, 50% पे आ गया, ठीक है। अन्न कर जैसे चारागाह कर, लो चारागाह कर इसने लिया। गृह कर, अगर आप अपने घर में रह रहे हो तो टैक्स दो, आप अपनी गायों को सरकारी जमीन पे चरा रहे हो तो वो भी टैक्स दो। उसने चारागाह कर लिया, गृह कर लगाया। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है। जजिया, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर। और जक़ात, मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसमें आपको बोला था कि जजिया कर शुरू करने वाला सबसे पहला जो व्यक्ति था वो था मोहम्मद बिन कासिम, ओके। तो जजिया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर और जक़ात मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था। ये जजिया जक़ात लेता था। विशाल सेना तैयार की, प्रथम सुल्तान था जिसने सेना की संख्या दशमलव पद्धति में। तो स्टूडेंट पहली बार जब पढ़ता है सर ये दशमलव पद्धति क्या है, तो दशमलव पद्धति को आप ऐसे मान लो कि टुकड़ियां बना रखी थी उसने, अलग अलग पार्ट रखे थे, अलग अलग ब्रांचेस मान लीजिए, वो ठीक है। तो दशमलव पद्धति में इसने इसको रखा था, टुकड़ी टाइप की। और देखिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए अन्न वितरण के लिए शासकीय अन्न भंडार की व्यवस्था की। तो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए अन्न वितरण के लिए शासकीय अन्न भंडार, ठीक है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे मान लीजिए कभी पानी नहीं गिरा, कभी जरूरत से पानी बरस गया जरूरत से ज्यादा, तो भाई क्या करना चाहिए? तो इसने ऐसा सिस्टम बना रखा था जिससे कि शासकीय अन्न भंडार की व्यवस्था इसने कर रखी थी। और शासकीय अन्न भंडार मतलब जो फसल निकल रही है उसको सेव करके रखो और अगली साल ये काम में आ जाए, अगर बारिश नहीं होती है कुछ भी तो स्टॉक करके रखने का ये व्यवस्था इसने की थी, ठीक है। सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि प्राप्त की थी। इसको सिकंदर सानी क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सिकंदर की तरह विश्व विजय अभियान पे जाना चाहता था। सिकंदर की तरह ये पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखता था, ठीक है। औज खास, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, जमायत खां मस्जिद, ठीक है, निजामुद्दीन जो दिल्ली में। देखो अलाई मीनार अधूरी 20 फीट बन पाई थी क्योंकि इसने अलाई मीनार बनवाने की कोशिश करी कि मैं कुतुब मीनार से डबल बनवाऊंगा, लेकिन 20 फीट बन पाई और इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। सीरी का किला देखो, उसकी इमेज मैंने आपको बताई।
अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, मालवा, उत्तर भारत के राज्यों को भी जीता। इसने चित्तौड़ को जीता, रणथंभौर को जीता, मालवा को जीता। और आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, पद्मावत। ओके, उसमें अलाउद्दीन खिलजी भी देखा होगा आपने। दीपिका पादुकोण ने पद्मावती का रोल किया है। राणा रतन सिंह है उसमें, रानी पद्मावती बताई गई है। तो ये जो स्टोरी है क्यों बनाई गई है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ है चित्तौड़, ये लिखा हुआ है रणथंभौर, ये वही क्षेत्र है राजस्थान वाला। ओके, तो ये सब लिखा हुआ है। मालवा, उत्तर भारत के राज्यों को इसने जीता था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, ये द्वार समुद्र याद आ गया होगा आपको। द्वार समुद्र जो थी ना, द्वार समुद्र हमने बेगी का द्वार समुद्र हमने पढ़ा था, विष्णुवर्धन पढ़े थे हमने, विष्णुवर्धन द्वार समुद्र। ठीक है, तो मैंने बताया था विष्णु जी के द्वार पे समुद्र रहता है, घर के द्वार पे। तो द्वार समुद्र आपको राजधानी बताई थी मैंने, राजधानी द्वार समुद्र थी। विष्णुवर्धन जो थे वो राजा थे। ठीक है, वेगी एक वेगी के चालुक्य भी बताए थे आपको, विष्णुवर्धन उधर वेगी के चालुक्य में भी था, और एक विष्णुवर्धन और याद करा था हमने, दो याद करे थे ये, है ना। पांडवी थे, वारंगल, देवगिरी यादव वंश की राजधानी, जिसमें दक्षिण से देवगिरी, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत के राज्यों को जीता, तेलंगाना विजय में कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। तो आप समझ सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसने कोहिनूर हीरा प्राप्त करा। तो देखो जो कोहिनूर हीरा है ना, तेलंगाना विजय, यानी कि दक्षिण भारत में तेलंगाना विजय में इसने कोहिनूर हासिल कर लिया, कोहिनूर हीरा। और ये कोहिनूर हीरा बाद में जाके शाहजहां के सिंहासन में जुड़ेगा, मयूर सिंहासन होगा शाहजहां का, उसमें ये कोहिनूर हीरा जड़ेगा। और बाद में जाके अंग्रेज आएंगे और अंग्रेज हमें लूटेंगे, तो कोहिनूर हीरा साथ में ले जाएंगे। तो ब्रिटेन में पहुंच चुका है कोहिनूर हीरा, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, और देखिए होयसल वंश, होयसल से होयसल बताया था आपको, है ना। होयसल राज्य पर विजय प्राप्त करी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का प्रमुख मलिक काफूर था, जिसे गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी 1000 दीनार में खरीद कर लाए। देखिए जिस तरीके से ग्वालियर विजय प्राप्त करने के बाद इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर से खरीदा था और उसे अपना गुलाम बनाया था। ठीक है, बलबन को अपना गुलाम बनाया था। उसी तरीके से यहाँ अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों को जीता। तो वहां पर एक व्यक्ति था, ठीक है, उसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, ये मलिक काफूर जो था ये किन्नर था, किन्नर। ठीक है, आप समझते ही होंगे किन्नर क्या होता है। तो किन्नर था ये मलिक काफूर। इस मलिक काफूर को उसने 1000 दीनार में इसने खरीद लिया, अपना गुलाम बना के रखेगा वो। और यही मलिक काफूर बाद में जाके बीमार और बूढ़े, यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा होगा और बीमार हो जाएगा, यही मलिक काफूर उसको जहर दे के मरवा देगा। यही मारेगा मलिक काफूर आगे जाके अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मारा, अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर मारेगा। ठीक है, उसका जो नाम है 1000 दीनारी रखा। वारंगल हाथी दांत उद्योग के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था उस समय में, प्रसिद्ध था। चित्तौड़ आक्रमण में राणा रतन सिंह के मारे जाने पर रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था। इस पर पूरी पिक्चर बनी है। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे अधिक, सबसे भयानक मंगोल आक्रमणों का सामना किया, किंतु आक्रमणों को इसने क्या किया, विफल कर दिया। क्योंकि प्रतापी राजा था, एक्टिव था, इसलिए भैया इसने विफल कर दिया उन आक्रमणों को। ठीक है, और देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखने, सैनिकों का हुलिया रखने और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी, सैनिकों का हुलिया कैसा होना चाहिए, उनकी ड्रेस कोड, और घोड़ों को दागने की प्रथा, यानी कि घोड़े पे एक निशान लगा देना, है ना, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करी। किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि हाँ, इसने एक सैनिकों का एक मैनेजमेंट बना के रखा। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के बाद शहाबुद्दीन उमर। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो शहाबुद्दीन उमर है, ये अल्प आयु का, यानी कि कम आयु का, इसका जो बेटा है, नाबालिग है एक तरीके से, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है शहाबुद्दीन उमर। और मलिक काफूर क्या करेगा, डायरेक्ट राजा ना बनते हुए, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया, तो मलिक काफूर डायरेक्ट राजा नहीं बनेगा। अभी ये तीसरे नंबर का ऐसा राजा है जो दूसरे को बनवा रहा फिर खुद बनेगा। जैसे उधर हमने याद करा था बलबन, बलबन ने नसरुद्दीन महमूद को बनाया, तब वो बना। ठीक है,
उसी तरीके से जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स को बनवाया और फिर क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी बना। और यहाँ पर मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को मारेगा और शहाबुद्दीन उमर उसके बेटे को बना देगा और फिर खुद राजा बनेगा। ठीक है, देखो यह लिखा है शहाबुद्दीन उमर, मलिक काफूर। ठीक है, इसके बाद में मलिक काफूर आ गया, फिर मुबारक खिलजी आता है और अंत में आता है नसरुद्दीन खुसरो शाह या नसरुद्दीन खुसरो। ओके, नसरुद्दीन खुसरो बोल दो या नसरुद्दीन खुसरो शाह बोल दो, ये क्रम है खिलजी वंश के राजाओं का। तो पहले जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर उसका नाबालिग बेटा शहाबुद्दीन उमर, फिर मलिक काफूर। मलिक काफूर के बाद में मुबारक खिलजी और मुबारक खिलजी के बाद में नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन महमूद बना था उधर गुलाम वंश के अंदर, फिर उसके बाद में बलबन बना था, फिर केकूबाद, फिर क्यूमर्स। बट यहाँ पर नसरुद्दीन खुसरो शाह है जो खिलजी वंश का अंतिम शासक है। पहला भी याद रखना है, अंतिम भी याद रखना है, जो ज्यादा एक्टिव था उसको भी याद रखना है। ठीक है, और देखिए मलिक काफूर के बारे में दिया है कि मलिक काफूर ने बीमार और बूढ़े अलाउद्दीन खिलजी को जहर देके मरवा डाला। ठीक है, तो देखो यही बेनिफिट है आपको, जब आप क्लास लेते हो तो मैं आपको ओरली पहले से ही स्टोरी बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था, और वही चीज तो मैं सीट में लिखी हुई मिलती है तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो भैया इसने क्या किया, उसको जहर देके मरवा डाला। सुल्तान ने नाबालिग पुत्र शहाबुद्दीन उमर को झूठे उत्तराधिकारी के रूप में सत्ता पर बैठाकर खुद 35 दिन तक सत्ता सुख भोगा। तो यहाँ पर किया, यहाँ पर मलिक काफूर की बात चल रही है कि मलिक काफूर ने शहाबुद्दीन उमर को 35 दिन तक खुद सत्ता सुख भोगा, मतलब राजा उसको बना दिया, मजे खुद कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में खुद बन गया जो भी है, और देखते हैं। पर ये जो समय है कुछ ज्यादा लंबा नहीं चलता है, ऐसे किसी की हत्या करके लोगों को पता ही चल जाता है कैसे ना कैसे करके, फिर हटाते हैं दूसरे को बनाते हैं। देखिए अब आता है भैया मुबारक खिलजी। ठीक है, अब आता है मुबारक खिलजी। इसने अलाउद्दीन की कठोर बाजार मूल नियंत्रण प्रणाली को हटा दिया। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने भी कुछ बदलाव किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने भी कुछ बदलाव किया था कि बलबन की जो कठोर नीति थी उसको कम किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, है ना। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जब ये मलिक काफूर आया, शहाबुद्दीन उमर, फिर मलिक काफूर, फिर मुबारक खिलजी आया, तो इसने भी अलाउद्दीन की जो कठोर मूल नियंत्रण प्रणाली थी उसको क्या किया है, हटा दिया। ठीक है, खलीफा से सुल्तान बनने से मना कर दिया। देखो अभी तक क्या था कि जो भी राजा बन रहा था वो अपने आप को क्या मान रहा था, वो अपने आप को सुल्तान मान रहा था। लेकिन मुबारक खिलजी एक ऐसा राजा बना जिसने खुद को सुल्तान नहीं माना और ना ही खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करी, बल्कि इसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया, भैया खलीफा मैं ही हूँ। ठीक है, खुद को ही खलीफा। खलीफा कौन थे, मोहम्मद शाह के उत्तराधिकारी, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे उनके उत्तराधिकारी माने गए हैं, और वो इस्लाम धर्म के अंदर इस्लाम धर्म के लोगों के लिए, राजाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ धर्मगुरु हैं मुबारक खिलजी, इसने क्या किया, खलीफा से सुल्तान बनने से मना कर दिया और खुद को खलीफा घोषित कर दिया। अत्यंत विलासी राजा था और प्रजा के सामने स्त्रियों के कपड़े पहन के घूमता था। अब बताओ ये हंसी वाली बात नहीं है, कितना बड़ा पागल है कि प्रजा के सामने स्त्रियों के कपड़े पहन के घूम रहा है, बताओ आप। ठीक है, तो ये मुबारक खिलजी के बारे में बताते हैं कि भैया ये जो मुबारक खिलजी है प्रजा के सामने स्त्रियों के कपड़े पहन के घूमता था। इतने ऐसे ऐसे पागल राजा बने हैं, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नसरुद्दीन खुसरो शाह ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था और इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। ओके, तो देखो पैगंबर के जो मोहम्मद साहब है, पैगंबर है, उनका सेनापति अपने आप को मानता था। ये कौन, नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। अब यहाँ पे लिखा खजानुल फतू अमीर खुसरो की कृति है, यानी कि एक बुक आ गई खजानुल फतू, इसकी अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो जो है वो तूतिए हिंद इसको बोला गया है। तो खजानुल फतू अमीर खुसरो की बुक है, और रेहला, रेहला लिखा हुआ, रेहला या रेहला ऐसा भी लिखा रहता है ना, रेहला इसकी बुक है इब्न बतूता की। इब्न बतूता अभी आगे आएगा, तुगलक वंश में आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो इब्न बतूता की एक बुक है उसका नाम है रेहला। इब्न बतूता आएगा मोरक्को से, एक बार यही पूछा पेपर में, ये आया कहां से था, ये मोरक्को से आया था। ठीक है,
खजानुल फतू किसकी कृति है? अमीर खुसरो की। ठीक है, देखो यहां पर क्या है कि अमीर खुसरो की बड़ी अजीबोगरीब बुक्स हैं। ठीक है, खजानुल फतू के अलावा एक और पढ़ने वाले हो, मिफ्ता उल फतू। मिफ्ता उल फतू, मिफ्ता उल फतू, खजानुल फतू, किरानुस सादेन, नूसिफिर, याशिका, है ना, ये अमीर खुसरो की कृतियां हैं। अभी आपको को जो मैंने नाम बोल दिए जल्दी जल्दी, जो पहली बार पढ़ रहा होगा, सुनना होगा, तो उसको समझ में नहीं आया होगा कि सन्नी इतनी जल्दी जल्दी क्या बोल दिया। ठीक है, बट जितना है उतना समझ लो आप। ठीक है, मिफ्ता उल फतू और खजानुल फतू से याद रख लो। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लो, यहां लगा है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, सोचिए एक बहुत अमीर पैसे वाला व्यक्ति था। वो एक बड़े से मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गया खरीदारी करने के लिए। दुकानदार ने उसको फ्री में एक कैमरा दे दिया। फ्री में एक कैमरा दे दिया, बोले आपने मेरे से 10,000 का सामान लिया है तो मैं 2,000 रुपए का आपको कैमरा देता हूँ। अब आप कहेंगे सर 2,000 कैमरे में, तो उस जमाने में 2,000 बहुत होते थे ना, तो उस हिसाब से याद कर लो। ठीक है, तो उसने उसको कैमरा दे दिया। वो कौन सी कंपनी का था? याशिका कंपनी का था। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? मैं पूरी कृति याद करा रहा हूँ तो मैं अमीर खुसरो की लगे याद। अब सुनो, एक याशिका कंपनी चलती थी, अपने यहाँ सर्च कर लेना, बाद में गूगल पे पता पड़ जाएगा। याशिका कंपनी कैमरे आते थे पहले, मैंने देख रखा है कैमरा, इसलिए मेरे को आज भी याद है। ठीक है, तो आशिका इसकी कंपनी, मतलब आशिका इसकी कृति हो गई, तो याशिका से याद करा दी कैमरे से। ठीक है, और उसने उस कैमरे को कैसा दिया है उसको, अमीर व्यक्ति को, मुफ्त में। तो मिफ्ता उल फतू एक कृति ये हो गई। अब वो जो व्यक्ति है ना, अमीर व्यक्ति, वो बड़ा खुश है। वो ऐसा खुश है जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो और फालतू में मिल गया हो। देखो अब तुम्हें ये नाम भी समझ में आ गया होगा, खजानुल फतू। खजानुल फतू, खजाना मिलेगा फालतू में। ठीक है, मिफ्ता उल फतू और खजाई। देखो इतनी सारी चीजें हमने बच्चों को याद कराई हैं ऑफलाइन क्लास में, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि यार इतने एक्यूरेट और इतने अच्छे अच्छे, मतलब इतने खतरनाक शब्द याद। सब खेल है टेक्निक का। वो टेक्निक हमें पता है कि चीज़ों को कैसे याद करना है, क्योंकि ये रट के तो होंगी नहीं। और कई बार क्या होता है, टीचर भी छुड़वा देते हैं बच्चों को, क्यों कि बेटा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इनको रट के वो दिमाग में बैठना नहीं है। या टीचर पढ़ा के जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे कि हाँ भैया ऐसा नहीं, ये लिखी, वो बेटा रट के आना, सुनाऊंगा सुनूंगा कल। तो बच्चा लगा रट्टा मारने। लेकिन हम आपको कोई चीज़ रटवा नहीं रहे, हम आपको ज़्यादातर चीज़ों की कनेक्टिविटी बताते हैं। पी से परवाना नवीस, पी से परमिट जारी करने वाला, ना से नाजिर, ना से नापतोल वाला, श्याना था मंडी में घूम रहा था निरीक्षक। इतना क्लियर याद है यार, बहुत अच्छे से याद है। संस्था, एक ही जगह पर रहने वाले गुप्तचर, क्योंकि कोई भी संस्था होती है कई जगह रहेगी। संचार, घूमने फिरने वाले गुप्तचर। बरीद, बरगद के पेड़ पे, वो भी गुप्तचर। बात समझ में आ रही ना? तो शब्द का खेल है, इनकी वैल्यू समझिए। चीजें बड़ी मतलब बहुत मेहनत से याद होती हैं भाई, और भूलने में कुछ नहीं है। भूलने में आप दोबारा मत पढ़ो, सब चला जाएगा। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको भूलते जाना है, पर हमने उस चीज को पकड़ कर रखी है कि अगर उसको सिस्टम से पढ़ा जाए, भूलेंगे, हम भी भूलेंगे, लेकिन औरों की अपेक्षा कम भूलेंगे। और जब औरों की अपेक्षा कम भूलोगे तो औरों से ज्यादा नंबर ला पाओगे। तो मेन खेल क्या है? नंबर अच्छे लाना है, हमें औरों से ज्यादा नंबर लेके आना है। बस किसी को ये सिद्ध नहीं करना हम कितने इंटेलिजेंट है, बस नंबर अच्छे लाने। औरों से ज्यादा नंबर आ गए आपका तो आपका पहले सिलेक्शन होना है। देखो आशिका इसकी कृति है, मिफ्ता उल फतू इसकी कृति है, खजानुल फतू इसकी कृति है, किसकी? अमीर खुसरो की। और नू सिफिर, नू सिफिर भी इसकी कृति है। आगे भी सीट में लिखे हुए हैं बट मैं यहीं पे बता रहा हूं। इस न्यू नू सिफिर, न्यू सिफिर को हम न्यू सफर से याद कर लें। अब पता वो क्या सोच रहा है अमीर व्यक्ति? वो ये कह रहा है ये बढ़िया यार, कैमरा मिल गया मेरे को, अब तो न्यू सफर यानी नए सफर पे जाऊंगा। तो ये नए न्यू सफर में नए सफर पे जाऊंगा तो कैमरा बड़े काम में आएगा। बात समझ में आ गई ना? तो याद रख, आशिका है, मिफ्ता उल फतू है ना। अब एक और सुनो, किरान उस सादिन, लो ये भी कृति है, किरान उस सादिन। अब आप सोचो ना, उसने किराने का सामान खरीदा 10,000 का। क्यों खरीदा? किरान उस सादिन, किराना खरीदा, किराने का सामान खरीदा।
क्योंकि उसके घर में क्या थी, शादी, किरानुस्सादेन, यानी किराने का खरीदने के लिए गया था। और कब गया था, दोपहर में गया था, ठीक है, दोपहर में खरीदने के लिए गया था। तो यहाँ पर बात समझ आई, किरानुस्सादेन हो गया, किराने की दुकान पे शादी का सामान लेने गया, किरानुस्सादेन। अब बोले नए सफर पे जाऊंगा तो कैमरा ले जाएगा लूसीफर। जब उसको मुफ्त में मिला, मिफ्ता उल फतू, ऐसा खुश हो रहा है खजाना मिलेगा, खजाना उल फतू। कौन सी कंपनी का कैमरा था, आर्श का कंपनी। लो, हो गया क्लियर। 1 2 3 4 5, 5 नाम आपको याद करा दिए। एक आध और होगा तो वो भी हो जाएगा। जब 5 याद करा दिए तो एक को और याद करने में क्या दिक्कत है, ठीक। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इनमें से कोई भी बुक आ गई, आप 1 सेकंड में याद मतलब आंसर दे देंगे कि ये अमीर खुसरो की कृति है। देखो यहाँ पर ये जो अमीर खुसरो, इसको तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेहला तो एक ही है ना, रेहला तो एक ही कृति है। रेहला किसकी कृति है, इब्न बतूता की है, ठीक है, इब्न बतूता, ठीक है। रेला से याद रखो ना, रेल से आ रहा था एक व्यक्ति, जल्दबाजी में रेल से उतर गया। अब वो तो उतर गया रेल से, लेकिन जूता, इब्न बतूता, उसका जूता टूटा, जूता टूटा उतरते समय, और वो रेल में रह गया, ठीक है। जब सीट से उतरा तो उसका जूता टूटा, इब्न बतूता यानी उसका जो जूता है वो टूटा, क्योंकि वो रेल से आ रहा था। रेल आया यानी रेल से आ रहा था, रेल से उतरते हुए उसका जूता टूटा। बस इतना ही याद कर लो, है ना। इब्न बतूता रेला, रेला यानी रेल से आ रहा था, इब्न बतूता उसका जूता टूटा। बात समझ में आ गई। इसके बाद में आता है भैया तुगलक वंश। और ये जो तुगलक वंश है, ये 1320 से लेके 1414 तक शासन करेगा, 94 वर्ष तक शासन करेगा। ओके, 94 वर्ष जो सर्वाधिक होगा दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने नसरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में पढ़ा भाई। और ये क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये अंतिम शासक है, ठीक है। पैगंबर के सेनापति की इसने उपाधि धारण करी थी। बस एक ही पॉइंट इसमें याद, 2 पॉइंट याद रखना है। एक ये अंतिम शासक याद रखना है, दूसरा पैगंबर का सेनापति पूछा जा सकता है। मुबारक खिलजी अजीबोगरीब है, क्योंकि इसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल जाता है यहाँ पर एग्जाम का, क्योंकि इसने सुल्तान बनने से मना कर दिया। और दूसरा, अत्यंत विलासी राजा था, जो प्रजा के सामने स्त्रियों कपड़े पहन के घूमता था। पता चला, जेई पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मलिक काफूर इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मलिक काफूर को 1000 दीनार में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इसको खरीद के लेके आया था दक्षिण अभियान के दौरान। और इसी ने ही अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया था। और उसका जो नाबालिग बेटा था शहाबुद्दीन उबर, उसको राजा बना के 35 दिन तक इसने सत्ता सुख भोगा था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया डिसाइड किया, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की, और स्थायी सेना रखने की व्यवस्था करी, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि काफी सारे क्षेत्र थे, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र वगैरह इसने जीत रखे थे, है ना। और प्राकृतिक आपदाओं के लिए इसने अन्न वितरण प्रणाली को भी शुरू किया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसने जो निर्माण कार्य किए वो याद रखना है, सीरी का किला याद रखना है, हौज खास, अलाई दरवाजा। ये हौज खास तो पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, पर अलाई दरवाजा है, अलाई मीनार है, जमायत का मस्जिद, ये सीरी का किला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हमें याद करके रखना है। सिकंदर सानी की उपाधि भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हमने खिलजी वंश को कंप्लीट किया है। बहुत अच्छी जानकारी आज आपको मिली होगी, उम्मीद है। काफी कुछ प्रयास किया है मैंने अच्छे से समझाने का, और अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। तो बस ऐसे ही आप रेगुलर क्लास अटेंड करिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। और ये जो क्लास थी आपकी 28 नंबर की क्लास है। धीरे धीरे देखो, इस क्लास को कंटिन्यूस करते हुए मेरे को 1 महीना होने वाला है। 31 क्लास जैसी कंप्लीट होती है तो 1 महीना मान लीजिए आप उसको, है ना। 31 क्लास होती है तो 1 मंथ कंप्लीट होता है। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं, पर क्या है, चीज़ों को समझते हुए चलें और उसका रिवीजन जरूर करें, ठीक है भाई। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। बस ऐसे ही अपना एक रूटीन बना के चलिए पढ़ाई का, और अपनी फाइल में चीज़ों को अपडेट करके रखिए। जैसे आपको कुछ भी ट्रिक्स बताते हैं उनको नोट करिए, आपको उससे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।